Hello students, good morning to all of you. Today we will study sound. ठीक है, साउंड के कुछ टॉपिक्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है, जैसे साउंड क्या होता है. ठीक है, साउंड एक वेव है. फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. ठीक है, आफ्टर दैट हमें ये पता चला कि साउंड एक कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, और हमने ये भी समझा कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है. ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है. ठीक है, साउंड को चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, वो भी हमने पढ़ा. ठीक है, वैक्यूम, जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम. वहां पे साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने ये कंसेप्ट है वो पढ़ लिए. नेक्स्ट हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं साउंड के. जैसे हम लोग यहां पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. लाइट का रिफ्लेक्शन आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium when it strikes to the plane surface. ठीक है, ठीक वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है. ठीक है, बाउंसिंग बैक क्या लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड when it strikes to a wall. ठीक है, एक दीवार से टकरा के और साउंड का वापस आ जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम. सेम मीडियम, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें भी. कहां से स्ट्राइक होके, एक वॉल से स्ट्राइक होके साउंड का उसी मीडियम में वापस आ जाना, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. आपने लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और लाइट के रिफ्लेक्शन की तरह ही साउंड का रिफ्लेक्शन भी होता है. ठीक है, आपने पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होते हैं. देखो हम देखते हैं, यहाँ पे आपके पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होते हैं. ठीक है, लाइट के जो रिफ्लेक्शन के लॉ थे वो आप सभी को याद है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन. सेकंड क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें भी सेम वही लॉ फॉलो होंगे. पहला क्या है, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड sound and normal lie in the same plane. ठीक है, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, सेकंड क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू incidence is equal to angle of reflection of sound. ठीक है, देखो जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना होता है. साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द वॉल और एनी हार्ड सरफेस. ठीक है, साउंड के रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं कि इंसिडेंट साउंड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अपने पास मान लो कोई एक वॉल है. ठीक है, और मान लो यहाँ पे एक साउंड क्रिएट हुआ, ये साउंड इंसिडेंट साउंड हो गया. ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल. इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल.
ये हो गई इंसिडेंट साउंड की जो रे है, या कहें इंसिडेंट साउंड वेव, और टकराने के बाद हमारे पास ये आ गई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सरफेस है, मान लो हम सरफेस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस के बिल्कुल ये देखो क्या है, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर, मान लो सरफेस ऐसे हो तो ये इसका नॉर्मल। ठीक है, मतलब इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हमारे पास एक सरफेस थी, इसके जस्ट जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये जो लाइट सॉरी ये जो साउंड की वेव जा रही है, ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सरफेस के साथ है, ना कि नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ जो ये रे एंगल बनाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आप लाइट के चैप्टर में भी 8th क्लास में आप पढ़ा होगा, 9th क्लास में साउंड के चैप्टर में पढ़ोगे, 10th क्लास में फिर से लाइट का चैप्टर आएगा, उसमें आप फिर से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये अपने पास जो पहला इसका लो है क्या था, देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साउंड के रिफ्लेक्शन के दो क्या है, लो हमें दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसको रब कर देते हैं यहाँ पे और अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और साउंड के रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसका हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी मेगाफोन। मेगाफोन या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, बल्ब हॉर्न। ठीक है, आपने बाईसाइकिल पे, ठीक है, या फिर कहीं गाड़ी में आपने देखे होंगे जो मेगाफोन होते हैं। ठीक है, जिससे कोई अनाउंसमेंट की जाती है। देखो इस टाइप के जो होते हैं ना अपने पास, इस टाइप के मेगाफोन होते हैं या बल्ब हॉर्न होते हैं, यहां से साउंड क्रिएट की जाती है और साउंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये जो बल्ब हॉर्न है या फिर हम कह सकते हैं ये आपके पास जो एक मेगाफोन है। ठीक है, बल्ब हॉर्न आपने देखा होगा कि एक जो रबर का होता है, ठीक है, जब उसको प्रेस करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बल्ब हॉर्न। या फिर मेगाफोन इस टाइप के होते हैं जिससे अनाउंसमेंट की जाती है गाड़ियों में। ठीक है, बाईसाइकिल पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसको बोलते हैं मेगाफोन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि गिव टू इंस्ट्रूमेंट नेम विच बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो पहला क्या है आपके पास, मेगाफोन,
या फिर बल्ब हॉर्न। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, उसमें भी क्या एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है। ठीक है, सेकंड जो अपने पास है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक ईयरपीस होते हैं जो डॉक्टर चेक करते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे डॉक्टर हार्ट बीट चेक करते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसमें एक चेस्ट पीस होता है, एक ईयर पीस होता है। जैसे चेस्ट पीस को हार्ट बीट चेक करने के लिए हम प्लेस करते हैं हार्ट के बिल्कुल नियर, तो वहां से रिफ्लेक्शन है वो साउंड का स्टार्ट होता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारे ईयर तक पहुंचता है बाई ईयर पीस। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एक थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। थर्ड एग्जाम्पल इसका है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, साउंड बोर्ड जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, ठीक है, जहां पे एक बहुत बड़ी जो सभा होती है ये कह सकते हैं, जहाँ पे स्पीचेस दिए जाते हैं, ठीक है, वहां पे एक साउंड बोर्ड होता है। साउंड बोर्ड की शेप होती है कॉनकेव टाइप शेप, मतलब मान लो इस टाइप की शेप होती है, कॉनकेव टाइप शेप होती है साउंड बोर्ड की, दिस टाइप ऑफ शेप। और मान लो यहां से अगर कोई एक सिंगर या कोई स्पीच देने वाला पर्सन यहां से खड़ा होकर बोलता है, तो ये यहां से साउंड जाता है, ठीक है, ये साउंड टकराएगा इससे और वो सभी के पास पहुंचेगा इस फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, एक कॉनकेव शेप टाइप एक बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं साउंड बोर्ड। ठीक है, साउंड बोर्ड क्या करता है, मोस्टली साउंड को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, पूरी जो वहां पे जो ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है, सभी को सुनाई देता है। तो साउंड बोर्ड को यूज किया जाता है वहां पे, क्योंकि ये साउंड का रिफ्लेक्शन कर देता है और उससे सभी जो पीपल्स वहां पे जो पर्सन बैठे हैं उनको जो ये एक पर्सन जो बातें बोल रहा है उसको सुनाई देती है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे हमने 3 इसके एग्जांपल देखे, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या देखे। फर्स्ट इज सबसे पहला हमने क्या देखा था, मेगाफोन, मेगाफोन और बल्ब हॉर्न। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेथोस्कोप। और थर्ड एग्जांपल आपके पास है साउंड बोर्ड। ठीक है, दीज आर द 3 एग्जांपल्स, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ये एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ये 3 जो क्या है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। ठीक है, और इसके बाद हम सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इको। ठीक है, और आई थिंक आप वेल फैमिलियर होंगे इस टॉपिक से, इको। ठीक है, आप जब भी किसी एक खाली कमरे में, ठीक है, आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इको। ठीक है, इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, या कहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से आपको जो है इको है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसमें लिख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by reflection of sound wave is called echo। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, मतलब कहीं भी कहें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का रिपीट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, इको। ठीक है, आप इस चीज को एनालाइज भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। किसी एक बंद कमरे में अगर आप, ठीक है, एक वॉइस क्रिएट करते हैं
तो उस वॉइस क्रिएट करने की वजह से कहीं क्या होता है कि वॉल जो होती है दीवार, वहां से साउंड है वो स्ट्राइक होके उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रिपीटेशन उनकी क्या होती है, साउंड की दोबारा से रिपीटेशन होती है, तो उसकी वजह से इको प्रोड्यूस होती है। रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन। मान लो आपने एक आवाज क्रिएट की, यहां से साउंड टकरा के वापस आपके पास आ गया, दैट इज इको, या कहें रिपीटेशन ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड का रिपीटेशन होना, दैट इज नोन एज द इको, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने समझा कि व्हाट इज इको। आपको इको सुनाई देने के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो ये यहाँ पे आपके पास एक वॉल है, ठीक है, और मान लो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप दोनों जो वॉल है और पर्सन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम कि आपको इको सुनाई दे, ठीक है। इस चीज को प्रूव किया जा चुका है कि दो कंटिन्यू साउंड सुनने के लिए, ठीक है, उन साउंड के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि अगर दो साउंड कंटिन्यू आपको सुनाई दे रहे हैं तो उनके बीच में 1.10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड भी कह सकते हैं, 0.1 सेकेंड का गैप होना मस्ट है। अगर ये गैप नहीं होता है, ठीक है, इससे कम गैप होता है, तो हम उस साउंड को क्लियरली हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो दो कॉन्टिन्यूसली साउंड को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड टाइम गैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो आपने कोई साउंड क्रिएट किया और साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, तो साउंड के रिफ्लेक्शन के बाद जो वापस आपको जो साउंड सुनाई देगा, उन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का, ठीक है, 1/10 ऑफ द सेकेंड। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको साउंड है वो क्लियरली सुनाई नहीं देगा, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें फाइंड ही करना है, और टाइम अपने को पता है कि दो साउंड कम से कम जो गैप है उनके बीच में 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी आपको सुनाई देंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट हियर, यू आर नॉट एबल टू हियर द टू बैक टू बैक साउंड इफ दे डोंट हैव 0.1 सेकेंड टाइम गैप। और बात करें स्पीड की, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, मान लेते हैं 344। वैसे तो साउंड की स्पीड अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, मैंने बताया था आपको। पर अगर हम माने एक नॉर्मल वे में, तो स्पीड अगर हमने कंसीडर की 344 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपके पास है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, यहां से देखो स्पीड आपके पास है 344, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है और टाइम है 0.1, तो डिस्टेंस कितना आएगा 344 इंटू 0.1, तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 34.4 मीटर। अब ये डिस्टेंस कौन सी आई है, ये जो 0.1 सेकंड का हमने गैप लिया है, ये टू साउंड का लिया है। मतलब समझो इस चीज को, मैंने कोई साउंड क्रिएट किया, सामने वॉल है, तो साउंड वॉल के पास गया और टकरा के वापस आ गया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है 0.1 सेकंड। मतलब 0.1 सेकंड के बाद मुझे जो साउंड है उसके रिफ्लेक्शन के बाद मुझे उसकी दोबारा से रिपीटेशन या कहीं इको सुनाई दी, ठीक है। तो इसका मतलब साउंड पहले गया और फिर वापस आया, मतलब उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है जहां से साउंड टकरा के वापस आया वो हमसे कितना दूर है। तो 34.4 मीटर तो क्या हो गई, साउंड के जाने की और आने की दोनों की ऐड होके हमारे पास डिस्टेंस आई है, ठीक है। तो वन साइड डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 34.4 बाई 2, दैट इज 17.2 मीटर, 17.2 मीटर, ठीक है। इस चीज को आप समझे अच्छे से। व्हाट इज इको, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि रिपीटेशन, साउंड का रिपीट होना रिफ्लेक्शन की वजह से, दैट इज इको। और ये बात अभी मैंने आपको बताई कि 0.1 सेकंड का एक टाइम गैप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको दो साउंड बैक टू बैक सुनने के लिए।
मान लो आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया और अगर उसकी वापस से आपको रिपीटेशन या कहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आपको आवाज आती है तो 0.1 सेकंड का गैप मस्ट है। अगर ऐसा नहीं है देन यू कैन नॉट हियर योर इको। ठीक है, तो इस प्रूफ को, ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि अपने पास स्पीड कितनी है 344, एक जनरल हमने स्पीड ली है साउंड की। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकती है, और स्पीड चेंज होगी तो डिस्टेंस भी चेंज हो सकती है। इट इज नॉट ए फिक्स डिस्टेंस। 17.2 मीटर इज नॉट ए फिक्स डिस्टेंस। हम ये कह दें कि एक इको सुना देने के लिए आपको 17.2 मीटर की डिस्टेंस ही मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये हमने एक जनरल केस लिया है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास 17.2 मीटर का एक डिस्टेंस गैप होना बहुत जरूरी है। बट अगर आप देखें, अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, इन समर डेज, इन वेरी हॉट डेज, साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। या बात करें ह्यूमिडिटी के टाइम, ठीक है, या बात करें इन कोल्डर डेज, ठीक है, उस टाइम ये डिस्टेंस क्या करेगी, वेरी करेगी। बट ये हमने एक जनरल केस लिया है आपको समझाने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 34.4 मीटर। ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। देखो ये जो हमने किया है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे इससे। तो देखो रिफ्लेक्शन, मान लो मैंने आपको बताया था कि ये अगर वॉल है और यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये मान लो यहाँ पे वॉल है और ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है तो ये आएगी 17.2 मीटर। ठीक है, ये जो 34.4 मीटर है ये लाइट यहाँ से, सॉरी साउंड यहाँ से गया और टकरा के वापस आ गया। ये मतलब ड्यू डिस्टेंस है, डबल डिस्टेंस है, सॉरी डबल डिस्टेंस है, मतलब साउंड के जाने के और आने की दोनों की ऐड होने के बाद डिस्टेंस है। बट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द 17.2 मीटर। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस थी जहां पे हम लोग इको को फील कर सकते हैं, इको सुन सकते हैं। ठीक है, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। ये हमारे पास क्या था, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास था, लिख सकते हैं कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टू हियर इको। एक इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और वो भी हमने फाइंड किया, वो डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर। ठीक है, इसमें जो बात याद रखने वाली है वो बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो साउंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। टू हियर एन इको there should be 0.1 second time gap between two sounds. After reflection, if a sound is coming towards you, okay, then the time gap should be 0.1. If it is not, then you are not able to hear that echo. तो ये हमने यहाँ पे एक इको के बारे में समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से इसको देखते हैं। ए मैन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर ए माउंटेन। ठीक है, एक आदमी माउंटेन के करीब क्लैपिंग करता है एंड हियर्स द इको आफ्टर 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद उसको इको सुनाई देती है क्लैपिंग की। इफ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशन बी 330 मीटर पर सेकेंड, अगर उन कंडीशंस में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द मैन। देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम कितना है देखो 4 सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। हमने एक ऐसा क्वेश्चन जस्ट इससे पहले मैंने आपको करवाया था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द मैन, कि माउंटेन जो है वो उस मैन से कितना दूर है। ठीक है, क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा देखो मॉडिफाई किया गया है।
उससे पहले जो हमने किया था उसमें क्या था कि मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, एक इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अब क्या कहा गया है कि माउंटेन से और उस मैन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। क्वेश्चन को समझे, एक मैन है वो माउंटेन के पास खड़ा होकर क्लैपिंग कर रहा है, 4 सेकंड के बाद उसको अपने साउंड सुनाई देता है, 330 मीटर पर सेकंड वहां पे साउंड की स्पीड है। तो बताइए माउंटेन मैन से कितना दूर है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये आपके पास मान लो सरफेस है, यहाँ पे मैन खड़ा है, यहाँ पे मान लो माउंटेन है, ठीक है। यहां से उसने साउंड क्रिएट किया, साउंड ये यहां से गया और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस आया, ठीक है। अब इसको वापस आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का टाइम लगा। और स्पीड आपको पता ही है 330 मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। तो ये जो 4 सेकेंड है ये यहां से जाने में और आने में कंप्लीट टाइम है। तो हमें तो केवल एक साइड की डिस्टेंस के लिए टाइम चाहिए, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, 4/2। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 4/2 2 सेकेंड। मतलब वो टाइम जिसमें वो साउंड है वो माउंटेन के पास पहुंचेगा। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस। तो यहां से हम लिखेंगे फॉर्मूला वी नो, व्हाट वी नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और लिख सकते हैं यहां पे स्पीड, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितनी है बताओ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्पीड इज 330। आई थिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये, यस इट इज विजिबल। 330 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है बताओ, निकालनी है आपको, टाइम कितना है 2, ठीक है। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, 330 इंटू 2 660 मीटर, ये आंसर आ गया इसका, 660 मीटर पर सेकेंड। इट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैन और माउंटेन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है आपके पास, ये 660 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके पास, ठीक है। आपको बस एक चीज आपको समझनी है, वो है टाइम गैप के बारे में, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस दे दी जाती है, डिस्टेंस जिससे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, तो वो कंप्लीट डिस्टेंस होती है जाने में और वापस आने में। अगर आपको डिस्टेंस डबल दे दी जाती है, यहाँ पे आप निकाल दे उस टाइम, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साउंड के रिफ्लेक्शन के बाद आपको दोबारा से साउंड सुनाई दे रहा है, आपको इको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो उसने टाइम लिया डबल, पर हमें केवल मैन से और माउंटेन के बीच की डिस्टेंस चाहिए। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम को हाफ करो, ठीक है। और अगर आपको टाइम नहीं गिवन है, डिस्टेंस आप निकाल लेते हैं, तो फिर आप डिस्टेंस को क्या करोगे, हाफ करोगे, ठीक है। तो यहां से हमने इको को समझा कि एक्चुअल में इको है क्या। इको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। आपको कई सारे साउंड की आवाज सुनाई देती है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, उसको हम बोलते हैं इको, ठीक है। इको सुनाई देने के लिए आप मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे है, हर टाइम एग्जैक्ट वो ट्रू नहीं है, ठीक है। वाटर के लिए देखो, चलो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अगर वाटर की बात करें, ठीक है, अच्छा ये बताओ वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो एज कंपेयर टू एयर क्या होती है, ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। वाटर में इतनी स्पीड होती है इसकी साउंड की। तो अब यहां पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इको सुनाई देने के लिए, कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। देखो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करते हैं, इसमें भी करते हैं। टाइम फॉर, ये टाइम कहें कि हमें कब इको सुनाई देगी, ठीक है। टाइम व्हेन वी कैन ऑब्जर्व इको। मिनिमम टाइम होना चाहिए, मिनिमम टाइम ले लेते हैं, मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। ये हम पहले देख चुके हैं कि 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होना चाहिए
तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसको, रिपीटेशन ऑफ साउंड को। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला कितना, सॉरी वैल्यू कितने 1500, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, टाइम कितना है 0.1, तो डी कितना आएगा आपके पास 1500 इंटू 0.1 दैट इज 150 मीटर। अब ये तो टोटल डिस्टेंस आई है, मैंने अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर टोटल डिस्टेंस आती है कंप्लीट जाने में और आने में तो उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितनी आएगी डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस d by 2 150 by 2 is equal to 75 मीटर। तो वाटर में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इको सुनाई देने के लिए, 75 मीटर। ठीक है, जो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे। मैंने बताया था कि 17.2 मीटर इज नॉट ए ट्रू वैल्यू, always it's true but for its particular condition, not always, it can change from conditions, vary from condition। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, मीडियम चेंज के अकॉर्डिंग। अब हमने मीडियम चेंज कर दिया, हमने सीधा सॉलिड सॉरी गैस से कहीं एयर से हम किस में आ गए, वाटर में आ गए। अब अगर आप सॉलिड में जाओगे तो आपको जो डिस्टेंस है वो आपको और अलग मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है, तो ये हम इको के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इको के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूं। ठीक है, आपको खुद से करने हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने इको के बारे में देखा। ठीक है, इको क्या होते हैं, ठीक, फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस। इसके लिए इको सुनाई कब देगी, हमने क्या निकाले, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व किए, इसके लिए वाटर के लिए। ठीक है, और गैसेस के लिए, एयर के लिए भी हमने इसकी वैल्यू देखी है। आपको ये तो पता है कि साउंड किस पे डिपेंड करता है, साउंड की स्पीड मीडियम पे, ठीक है, और ह्यूमिडिटी पे, और किसकी बात करें हम, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो साउंड भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, हाँ, और हमने आज ये देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह से ही है। आपने अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा हो तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आज समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आज की डाउट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को अच्छे से पढ़ना, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, बल्ब हॉर्न, ठीक है, स्टेथोस्कोप, और उसके अलावा बात करें साउंड बोर्ड। ठीक है, साउंड बोर्ड की मैंने आपको बताया शेप कैसी होती है, कॉनकेव टाइप शेप होती है। ठीक है, ताकि कंप्लीटली जो हॉल में लोग बैठे हुए हैं कंप्लीटली जो है वो इसको सुन सके, उसकी कॉनकेव टाइप शेप होती है। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, विच आर डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिवर्बरेशंस पढ़ेंगे। रिवर्बरेशन आगे जो हमारे कमिंग लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ह्यूमन बीइंग जो कितनी रेंज तक सुन सकता है, ऑडिबल है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ह्यूमन ईयर एंड योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड आफ्टर दैट। ओके, आफ्टर दैट वी विल डू some questions according to NCERT or example problem. Okay students, thank you.